हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल इफ़ और मल्टीपल इफ़ एल्सिफ पे आधारित कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूवर से कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो हम बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज आज जो हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मल्टीपल इफ़ और मल्टीपल इफ़ एल्सिफ पे आधारित जो एग्जाम्पल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी थ्री नंबर्स टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको 3 नंबर्स लेने हैं और हमको पता लगाना है कि तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कैसे हमको पता चलेगा कि हमको मल्टीपल इफ लगाना है कि मल्टीपल इफ एल्सिफ लगाना है। तो यह जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया ए नाम का जिसकी वैल्यू हमने ले लिया 10, एक वेरिएबल हमने लिया बी नाम का जिसकी वैल्यू हमने ले लिया 20, एक वेरिएबल हमने सी लिया जिसकी वैल्यू ले लिया हमने 9। तो अब बात होगी, अच्छा शुरुआत में दिक्कत क्या होती है कि जो स्टूडेंट परेशान होते हैं कि क्वेश्चन देखते हुए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये बात हम जब तक क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में ब्रेक नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं सोच पाएंगे कि क्या हमको यूज करना है, इफ से सॉल्व करना है या स्विच से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ये चीज़ हम तब तक नहीं सोच सकते जब तक हमारे पास हमारे माइंड में इस तरीके के एग्जाम्पल ना हो। जैसे देखें, अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से पहले 3 नंबर ले लिया। अभी पहले हमको कोडिंग नहीं करनी है, पहले हमको इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेने हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, ए बी सी तो यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन ए के अंदर हमने ले लिया 10, बी के अंदर हमने ले लिया 20, सी की वैल्यू ले लिया हमने 9। आप कुछ भी ले सकते हो, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए ये यूज किया है। तो अब होगा क्या, अब हमको पता लगाना है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे हमारा ए की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब, है ना, ये या यदि यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे, तो देखिए पहले हमारे दिमाग में आएगा यदि, और जहां यदि आए, ठीक है, वहां पर हम तुरंत किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इफ पे आधारित इफ पे, इफ एल्स पे, मल्टीपल इफ पे, है ना, और मल्टीपल इफ एल्स, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, इस पे आधारित हमने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने ये कहा कि ए कब बड़ा होगा, यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी। तो देखिए जब बड़ा बताए या ग्रेटर देन की बात आए तो हम ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही कोड करना स्टार्ट करिए, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, यदि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, और तो जहां और आता है वहां पे हम लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे, सी से, जब ए की वैल्यू बी से और ए की वैल्यू सी से बड़ी होगी तभी पता चलेगा, तभी माना जाएगा कि ए बड़ा है। ऐसे ही हम बी को भी कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, बी कब बड़ा होगा, तो बी की वैल्यू को कंपेयर करेंगे किससे, सी से और ए से। जब बी, यदि बी की वैल्यू बी से बड़ी होगी और बी की वैल्यू सी से बड़ी होगी तो बी बी बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही एक कंडीशन और हम लगाएंगे। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि सी बड़ा होगा किससे, ए से, और सी बड़ा होगा किससे, बी से, तो हम कह सकते हैं कि सी हमारा क्या है, बड़ा है।
तो ये तो हो गया लॉजिक। अब हम चलिए हम कोड हम लोग बनाते हैं, कोड कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत किससे होती है, हेडर फाइल से। किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत किससे होती है, हेडर फाइल से। उसके बाद तो चलिए हम हेडर फाइल लिख लेते हैं सबसे पहले, स्टूडियो हो गया। फिर हम किसकी बात करेंगे, conio.h की। अब हम क्या करेंगे, वाइट मेन, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि कितने नंबर्स लेने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 नंबर्स। तो सबसे पहला काम ये है कि हमको 3 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आपको पता है कि हमको 3 नंबर्स लेने के लिए 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक से अधिक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में किसका इस्तेमाल करेंगे, इंट का, इंट ए कामा बी कामा सी। हमने अभी क्या किया है, वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, वैल्यू नहीं लिया है। वैल्यू कब लेना हमको, रन टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी 3 नंबर एंटर करिए। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वैल्यू कब लेनी है, रन टाइम पे। और रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैनफ फंक्शन का। और स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, इस पे भी आधारित वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब जब एक बार हमारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए तो उसके बाद का फंक्शन क्या है, उसके बाद ये है कि हम CLR लिख लेते हैं। ध्यान रहे कि जो टर्बो सी के यूजर्स होंगे, मतलब जो इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे रन कराएंगे, वो conio.h और CLR का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो कोड के यूजर्स हैं, यानी ये इस प्रोग्राम को आप विजुअल स्टूडियो कोड पर रन करा रहे हो, तो उस केस में आप conio.h और CLR और getch का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रिंटफ के पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, एक मैसेज देना पड़ता है। वो मैसेज हम क्या देंगे, इंटर एनी 3, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इंटर एनी 3 नंबर्स। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्लैश, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैनर फंक्शन। कितने नंबर लेने, 3। तो आपको पता है जितने नंबर्स लेने होते हैं उतने ही कंट्रोल स्ट्रिंग हमको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या लिखा जाएगा, वो डिपेंड करता है वेरिएबल के टाइप के ऊपर। वेरिएबल का टाइप क्या है, इंट। तो आपको पता है कि इंट के लिए जो कंट्रोल स्ट्रिंग हमारे द्वारा यूज किया जाता है वो होता है mod d। तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, है ना। 3 बार हम लोग लिखेंगे mod d, क्योंकि हमको 3 वैल्यूज इंटर करनी है। और ये ध्यान रहे, मैं बार बार बताता हूँ कि जब हम स्कैनर फंक्शन लिखेंगे तो /n/t कॉमा स्पेस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में हम लोग नहीं करते। डबल कोट्स के बाद क्या लगाएंगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, और फिर क्या लगाएंगे, एड्रेस ऑफ सी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता लगाना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इफ यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे, बी से, एंड ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे, सी से। यदि ए की वैल्यू बड़ी होगी किससे, ए बी से, और तो जहाँ और आए प्रोनाउंसिएशन में, जहाँ और आए या एंड आए, वहाँ पे हम लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसका उपयोग करते हुए हम एक से ज़्यादा कंडीशन को एक ही बार में टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन को हमको एक साथ टेस्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमको ये जानना है कि ए बड़ा है कि नहीं है। तो यदि ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी और ए की वैल्यू सी से बड़ी होगी तो डेफिनेटली कौन बड़ा होगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ए इज ग्रेटेस्ट। तो हम मैसेज में प्रिंट करा देंगे प्रिंटफ की सहायता से। प्रिंटफ की सहायता से हम पहले मैसेज प्रिंट कराएंगे ए इज ग्रेटेस्ट, और उसके बाद यदि हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आसानी से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, प्रिंटफ ए इज ग्रेटेस्ट /n डबल कोट्स क्लोज और कॉमा करके ए की वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए भी हम कंडीशन बनाएंगे। बी कब बड़ा होगा, जब बी की वैल्यू बड़ी होगी किससे,
जब b की वैल्यू बड़ी होगी a से एंड b की वैल्यू बड़ी होगी किससे, c से, तो प्रिंटफ में क्या प्रिंट करा देंगे, b इज ग्रेटेस्ट। और फिर उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो मॉड b, फिर कॉमा करके क्या लिख देंगे, b। ऐसे ही हम c के लिए भी कंडीशन बनाएंगे, यदि c की वैल्यू बड़ी होगी किससे, a से एंड c इज ग्रेटर देन b। इफ c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b, देन प्रिंट ऑफ c इज ग्रेटेस्ट और मॉड b। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, स्लैश एन, फिर क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। उसके बाद फाइनली गेट ch लगा के हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे। अब इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पे जाके आसानी से राइट करके कंपाइल और रन करा सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे कि यह प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए हमने ए की वैल्यू क्या माना था, ये हम एज्यूम किए हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। ए की वैल्यू हमने 10 माना था, तो चलिए रखते हैं। ए की वैल्यू ए की जगह 10 रखेंगे, बी की जगह 20 रखेंगे। फिर क्या है आपका, ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 9 है। देखिए क्या 10 20 से ग्रेटर होता है, नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स। तो आपको पता है मल्टीपल इफ के केस में क्या होता है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट इफ पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इफ पे जाएगा, तो अब ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब प्रिंटअप एग्जीक्यूट नहीं होगा तो प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे आएंगे तो बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 20 और ए की वैल्यू कितनी है 10। क्या 20 10 से बड़ा होता है, ये पहली कंडीशन ट्रू होगी। तो एंड में आपको पता है कि जब पहली कंडीशन ट्रू होती है तो अगले ऑपरेंड को चेक किया जाता है, मतलब अगली कंडीशन को चेक किया जाता है कब, जब पहली कंडीशन ट्रू होगी। तो चलिए अगले कंडीशन को भी चेक करते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है 20, सी की वैल्यू कितनी है 9। तो 20 इज ग्रेटर देन 9, यस, कंडीशन होगी ट्रू, यानी दोनों ट्रू हो गया। अब आपको पता है लॉजिकल एंड के केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन ट्रू। जब इस इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो होगा क्या, पहले इस प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा, यानी प्रिंट करेगा बी इज ग्रेटेस्ट। फिर उसके बाद अगले एक पे भी आता है। इसका ड्रॉबैक यही है कि जब एक की कंडीशन ट्रू हो गई और मैसेज प्रिंट कर दिया कि बी इज ग्रेटेस्ट, तो मल्टी इफ के केस में होता क्या है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, नेक्स्ट इफ पे कंट्रोल जाता ही जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सी की वैल्यू कितनी है 9 और ए की वैल्यू कितनी है 10। तो आपको पता है 9 10 से ग्रेटर नहीं होता है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। और उसके बाद कहाँ चलाएगा, तो ये प्रिंटअप, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद चला जाएगा गेट सी एच पे। अब ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। ऐसे हम दूसरे केस को भी लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए की वैल्यू हम दूसरी बार प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराते हैं, तो अगली बार हमने ए की वैल्यू 100 दे दिया है। और रन टाइम पे यही तो फ़ायदा है कि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। तो मान लीजिए पहली बार हमने 10 20 9 पे चेक किया, अब दूसरी बार फिर कंपाइल करा के रन कराएंगे। यही तरीका होता है प्रोग्राम को चेक करने का कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, ए की वैल्यू जब 100 लेंगे, अगर मान लीजिए ए की वैल्यू हमने 100 ले लिया तो क्या होगा, 100 ग्रेटर 100 इज ग्रेटर देन 20, यस, कंडीशन होगी ट्रू। फिर यहाँ आएंगे 100 इज ग्रेटर देन 9, यस, कंडीशन ट्रू। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपको पता है ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट कर जाएगा, प्रिंट करेगा एज ग्रेटेस्ट और ए की वैल्यू। ठीक, और हम यहाँ पे भी चेक करेंगे वैल्यू रख के कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी है 20 और ए की वैल्यू 100। 20 100 से बड़ा होता नहीं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इफ पे सीधे आएगा। देखिए ये प्रिंटअप स्किप हो जा रहा है, तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी सीधे अगले इफ पे आएगा। अगले इफ पे आएगा तो क्या होगा, सी की वैल्यू कितनी है 100 और ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की वैल्यू है 9 और ए की वैल्यू है 100। देखिए 9 क्या है 100 से ग्रेटर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, सीधे कहाँ जाएगा गेट सी एच पे। तो इस तरीके से आप कोई भी केस देख लेंगे तो आप आसानी से ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, अब हम इसी प्रॉब्लम को मल्टीपल इफ एल्सिफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इफ एल्सिफ में ये फायदा होगा
अगर हम इसी प्रॉब्लम को मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस प्रोग्राम को अलग से सिस्टम पे, मतलब वीडियो को पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। हम इसी प्रॉब्लम में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब तो पहला तो एक चीज इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि शुरुआत हमेशा इफ से होती है, चाहे इफ एल्सिफ की बात हो, मल्टीपल इफ एल्सिफ की बात हो, चाहे मल्टीपल इफ की बात हो। अकेला एल्स कभी नहीं आता, या अकेला एल्सिफ एल्सिफ से कभी नहीं स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होगा इफ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने इफ आएंगे, कितने इफ या कितने इफ एल्सिफ का यूज करना है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंडीशंस के ऊपर। जितनी कंडीशंस होंगी उतने ही इफ या इफ एल्सिफ का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो पहला तो इफ रहेगा ही रहेगा, दूसरे के आगे हम क्या कर लेंगे, आगे बस एल्स लगा लेंगे। ध्यान रहे, एल्स और इफ के बीच में स्पेस होना चाहिए। या तो इफ को अगली लाइन में लिख दो, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी है कि आप एल्स को अगली लाइन में डाल दो, नहीं तो अगर एक ही लाइन में एल्स और इफ दोनों लिखते हैं तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो पहला तो इफ हो गया, दूसरा क्या हो गया, एल्स इफ हो गया। अब तीसरे केस के लिए क्या होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो, ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 20 है, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है और सी की वैल्यू 9 है। तो 100 20 से ग्रेटर है, यस। 100 क्या 9 से ग्रेटर है, बिल्कुल। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आप एल्सिफ लिख दोगे तो ना ही यहाँ आएगा, और लास्ट में अगर हम एल्स लिख दें, लास्ट में सिर्फ एल्स लिख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बेनिफिट आपको क्या दिख रहा है, बेनिफिट यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि हमको लास्ट वाले केस के लिए कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। किसमें, इफ एल्सिफ में, मल्टीपल इफ एल्सिफ में, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में ये एक बेनिफिट मिलता है कि लास्ट केस में हमको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और बेनिफिट होता है, लेकिन उसके लिए हम अलग एग्जाम्पल बताएंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इस केस में होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा कि ना ही इस एल्सिफ पे आएगा ना ही इस एल्स पे आएगा, सीधे एक प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, गेट सेज, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। और फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कहाँ पे हम मल्टीपल इफ़ यूज करेंगे, कहाँ पे मल्टीपल इफ एल्सिफ यूज करेंगे, है ना। या आपके माइंड में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है कि क्या हम किसी भी प्रॉब्लम को, जो जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम मल्टीपल इफ़ या मल्टीपल इफ एल्सिफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल एस, हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे मल्टीपल एफ ज़्यादा सुटेबल होता है, और कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पे मल्टीपल इफ एल्सिफ ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। अब कहाँ पे मल्टीपल इफ किस केस में ज़्यादा सुटेबल होगा, किस केस में मल्टीपल इफ ज़्यादा सॉरी मल्टीपल इफ एल्सिफ ज़्यादा सुटेबल होगा, इस पे आधारित हम अलग अलग एग्जाम्पल लाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको फ्यूचर में कभी भी मल्टीपल इफ या मल्टीपल इफ एल्सिफ को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल हम मल्टीपल इफ और मल्टीपल इफ एल्सिफ पे लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।